Hello dear bankers, welcome back to EduTab under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहाँ पर आप 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. हमारा आज का टॉपिक कैश बुक और इम्प्रेस सिस्टम से रिलेटेड है. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सो हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है. इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं. सो इस डॉक्यूमेंट को आप अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में इस डॉक्यूमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन के डिस्कशन से. लास्ट लेक्चर में जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4000 है अगर ईयर एंड पे, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी. वी हैव टू टेल कि कौन सी अकाउंट कैटेगरी में इंक्रीज होगा और कौन सी अकाउंट कैटेगरी में डिक्रीज होगा इन केस इट इज देयर. तो देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है अगर, तो सैलरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है ना. और सैलरी अगर मेरे लिए एक्सपेंस है तो इसकी वजह से सैलरी में क्या होगा, इंक्रीज होगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड, यानी एक्सपेंस में इंक्रीज होगा. सेकंड क्या है कि अगर मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि अभी वो सैलरी ड्यू है, मुझे अभी वो सैलरी किसी को पे करनी है ना. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में जो मेरा आउटस्टैंडिंग पार्ट है वो मेरे लिए मेरी एक लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, मतलब मुझे फ्यूचर में इसको पे करना है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. क्लियर. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि कैश बुक क्या है. देखिए, कैश बुक एक ऐसी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एक ऐसी लेजर है, माइंड माई वर्ड्स, एक ऐसी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और एक ऐसी लेजर है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो. यानी जिन ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता है आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर कर चलते हो. ठीक है, खास ध्यान रखेंगे, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसे कि जर्नल होता है, एंड इट इज अ लेजर एज वेल. ठीक है, सो ये दोनों पर्पसेस को सॉल्व करता है. यहाँ पर कैश से रिलेटेड रिसीट, कैश से रिलेटेड पेमेंट्स को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा. रिकॉर्डिंग हमेशा क्रोनोलॉजिकल यानी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में की जाएगी. ठीक है, और कैश बुक मेरी कुछ इस तरह से दिखती है जैसे एक टी शेप अकाउंट होता है ना. तो कैश बुक की एक साइड डेबिट हो जाएगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, क्रेडिट. डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश से रिलेटेड रिसीट्स को, और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश से रिलेटेड पेमेंट्स को. क्लियर. उसके अलावा जो है कैश बुक, जो है कैश बुक बहुत सारे तरीकों से बनती है, बहुत सारे टाइप्स हैं कैश बुक के, हम उन्हें टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं. तो कैश बुक के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक है जहां पर सिर्फ कैश का कॉलम ही एग्जिस्ट करेगा. डबल कॉलम कैश बुक में दो टाइप के कॉलम्स होंगे. एक कॉलम होगा डिस्काउंट और कैश का, मतलब एक कैटेगरी डबल कॉलम कैश बुक की ऐसी है जहां पर अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक कॉलम कैश अमाउंट के लिए, एक कॉलम डिस्काउंट अमाउंट के लिए. सेकेंड, मेरे पास जो है डबल कॉलम का ऑप्शन वो ये है कि एक कॉलम कैश अकाउंट के लिए और एक कॉलम बैंक अकाउंट के लिए होगा. क्लियर. वहीं पर अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो वहाँ अमाउंट के कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, और वो तीनों कॉलम्स जो हैं एक होगा कैश के लिए, एक बैंक के लिए और एक डिस्काउंट के लिए. क्लियर. तो डबल कॉलम में दो कैटेगरीज हो गई. वन इज जहाँ पर डिस्काउंट और कैश का कॉलम होगा, अदर कैटेगरी जहाँ पर कैश और बैंक का जो है कॉलम होगा. वहीं पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, और अगर अमाउंट के 3 कॉलम है, एक कॉलम में कैश से रिलेटेड अमाउंट लिखे जाएंगे, दूसरी में बैंक से रिलेटेड और तीसरे में डिस्काउंट से रिलेटेड अमाउंट्स लिखे जाएंगे. तीनों के फॉर्मेट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ एक पेटी कैश बुक टाइप का एक हमारे पास कंसेप्ट होता है, उसे भी हम आज ही डिस्कस करेंगे. तो सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है. कैश बुक भी लेजर की तरह टी शेप फॉर्मेट में ही होती है. कैश बुक की डेबिट साइड रिसीट्स और क्रेडिट साइड पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, है ना. तो यहाँ पर हम रिसीट्स को रिकॉर्ड करें, जैसे कैपिटल से पैसा आया बिजनेस में, सेल से पैसा आया, यहाँ पर परचेज से खर्चा हुआ यानी पैसा बिजनेस से गया, रेंट से, वेजेस से, कमीशन से, और बाकी सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर्मेट को डिस्कस करें तो हमारे पास टी शेप में क्या क्या कॉलम्स होंगे. पहला कॉलम डेट का,
जिसमें आप ट्रांजैक्शन की डेट को लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर अकाउंट का कॉलम होगा जहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। देन वाउचर नंबर का कॉलम आएगा। वाउचर नंबर क्या है? जिस सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाकर आपने इस ट्रांजैक्शन को लिखा है। देन लेजर फोलियो का कॉलम आएगा। लेजर फोलियो एक ऐसा कॉलम है कि यहाँ से लेजर में जब पोस्टिंग होगी तो वो कहाँ होगी। और अमाउंट का कॉलम, जब ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ये अमाउंट कॉलम किसको डिनोट कर रहा है? ये अमाउंट कॉलम कैश को डिनोट कर रहा है। जैसे कॉलम्स डेबिट साइड है, सेम फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट में कॉलम्स जो हैं वो आपको क्रेडिट साइड पर भी मिलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। दो टाइप की डबल कॉलम कैश बुक है। वन इज विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखिए, जैसे आपके कॉलम्स पहले थे वैसे ही कॉलम्स अब हैं, कोई भी चेंज नहीं है। सिमिलर पैटर्न पे आपके कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे। बस यहाँ पर जैसे पिछले जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की है वहां पर अमाउंट का एक ही कॉलम था, है ना, जिसमें आप कैश ट्रांजैक्शंस को लिख रहे थे, कैश के बैलेंसेस को लिख रहे थे। सेकंड जो हमारे पास ये डबल कॉलम है तो हमारे पास अमाउंट के दो कॉलम आ गए, अब एक डिस्काउंट का और एक कैश का। ऐसे ही क्रेडिट साइड एक डिस्काउंट का कॉलम है और एक कैश का कॉलम एग्जिस्ट करता है। और अगर कैश और बैंक कॉलम्स के साथ बात करें तो वहां पर भी कैश बुक का फॉर्मेट सेम रहेगा। वहां पर एक कॉलम कैश, दूसरा बैंक, और ऐसे ही क्रेडिट साइड भी एक कॉलम कैश और दूसरा कॉलम बैंक के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? ट्रिपल कॉलम में कॉलम 2 की जगह 3 हो जाएंगे, एक कॉलम डिस्काउंट का, एक कैश का, एक बैंक का। ऐसे ही क्रेडिट साइड डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम जो है वो आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मेरे पास एक कैश बुक है, कैश बुक में दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, हम जब अपनी कैश बुक को एक पीरियड के लिए बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, सपोजिंगली एक मंथ के बाद, फोर्टनाइट के बाद, या फिर ईयर के बाद, जैसे आपके बिजनेस की फॉर्मेटिंग है, तो जब आप उस कैश बुक को क्लोज कर रहे हो तो आप क्या करते हो? बैलेंस निकालते हो। ठीक है, जब हम बैलेंस निकालते हैं तो हम दोनों साइड्स का पहले क्या करते हैं? टोटल करते हैं। अब टोटल करते हुए अगर मेरा जो टोटल डेबिट है इट इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट, यानी मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो मेरा बैलेंस यहां पर आता है। मैं यहां पे लिखती हूं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, जब मेरा डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो इसका जब हमारे पास बैलेंस निकलेगा तो उस बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। क्लियर? और ऐसे ही जब मेरा टोटल का क्रेडिट ज्यादा होगा और एज कंपेयर टू टोटल का डेबिट, तो वो मेरे लिए क्या कहा जाएगा? वो मेरे लिए क्या होगा? एक क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दैट इज व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा था क्रेडिट के कंपैरेटिवली तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अगर मेरा क्रेडिट साइड डेबिट साइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा था टोटल में, तो जब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा तो उसे क्या बोल दिया जाता है? क्रेडिट बैलेंस बोल दिया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं, पेटी कैश बुक की हमने बात की थी। पेटी कैश बुक को समझते हैं कि क्या है। देखिए, पेटी कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक है जहां पर आप पेटी एक्सपेंसेस को, पेटी मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में, कुछ पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा हो रहा है, आप कुरियर करवा रहे हो, तो कुरियर करवाने पे आपका डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चा है। कहीं पे 10 रुपये लग रहे हैं, कहीं पे 50 रुपये लग रहे हैं, कहीं पे 60 रुपये लग रहे हैं। स्टेशनरी आ रही है, कभी पेन आ रहे हैं, पेंसिल आ रही है, नोटबुक्स आ रही हैं, तो वो भी आपका एक खर्चा है। उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। आपने मान लीजिए कोई ऑटो फेयर दिया है, कोई बस फेयर दिया, आपका कोई एम्प्लॉय कहीं गया था तो आपने उसको रिम्बर्समेंट किया है। तो ये छोटे छोटे पेटी जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पेटी कैश बुक को कौन बनाएगा? पेटी कैश बुक को एक पेटी कैशियर बनाएगा। मतलब बिजनेस में कैश को, मान लीजिए बिजनेस का अकाउंटेंट संभाल रहा है या फिर जो पर्सन कैश को संभाल रहा है, जिसके पास कैश का सारा रिकॉर्ड है, वो छोटे छोटे कामों के लिए अपनी बड़ी कैश बुक को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, वो अपनी बड़ी कैश बुक में हर छोटे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, तो उसके लिए वो क्या है? एक पेटी कैशियर को यूजुअली अपॉइंट कर दिया जाता है और एक पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है फॉर सच स्मॉल एक्सपेंसेस। ठीक है, पेटी कैश बुक कैसे बनती है? पेटी कैशियर बना रहा है तो जो चीफ कैशियर होगा बैंक का, चीफ कैशियर जो होगा किसी बिजनेस का, वो चीफ कैशियर पेटी कैशियर को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद
वीक बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे वो पेटी कैशियर को कुछ एक अमाउंट प्रोवाइड कराएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जिस तरीके के बिजनेस के पेटी एक्सपेंसेस हैं उस बेसिस पर चीफ कैशियर पेटी कैशियर को अमाउंट प्रोवाइड करेगा और उन छोटे सभी खर्चों के लिए पेटी कैशियर अपने पेटी कैश को ही यूज करेगा। ठीक है, अगर उसके पास कोई बैलेंस बच जाता है, जब मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया, मान लीजिए फोर्टनाइट था, तो 15 दिन के बाद अगर बैलेंस बच जाता है तो उसको बाकी बचे हुए बैलेंस से रिफ्रेश कर दिया जाता है, उसे फिर से उसका बैलेंस वट एवर इज डिसाइडेड इन एडवांस वो उसे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में रिसीट्स नोट करते हैं, डेट नोट करते हैं, पर्टिकुलर्स जो अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं, अगेन टोटल, यहाँ पे टोटल पेमेंट्स की बात हो रही है, फिर उन पेमेंट्स की फर्दर बाइफर्केशन की जाती है कि वो कार्टे से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल से रिलेटेड हैं, पोस्टेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो उन सबको अलग अलग बाइफर्केट किया जाता है ताकि पता चल सके कि लगभग 15 दिन के या मान लीजिए जितना भी आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस पे हमारा कितना खर्चा हुआ है, राइट। तो जैसे अब ये जो मेरे पास एक पेटी कैश बुक का एग्जांपल है, यहाँ पर पेटी कैशियर को 5,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, 1 अगस्त को। तो अगर 1 अगस्त को 5,000 मिले हैं तो उन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया इसे, टू कैश अकाउंट, और 5,000 कहाँ लिख दिया, रिसीट कॉलम में लिख दिया। अब उन्होंने उस टाइम पीरियड में कुछ एक्सपेंसेस किए और टोटल एक्सपेंसेस उनके पास कितने आ गए, 1,000। पेटी कैशियर के पास 5,000 रुपीज़ थे मंथ की स्टार्टिंग में, 1,000 रुपीज़ उन्होंने खर्च दिए या स्पेंड कर दिए, तो उनके पास अब कितने पैसे बचे, उनके पास अब 4,000 रुपीज़ बचे। ठीक है, अब जैसे ही 1 सितंबर आएगी पेटी कैशियर का बैलेंस रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है। अब जो चीफ कैशियर है वो पेटी कैशियर को फिर से पैसे देगा, पर अब उन्हें 5,000 नहीं दिए जाएंगे, उन्हें बैलेंस दिया जाएगा। 5,000 में से उनका सिर्फ 1,000 का खर्चा हुआ है, यानी कि उनके पास बैलेंस कितना बचा है, 4,000, और हमें बैलेंस बनाना कितना है, हमें बैलेंस बनाना है 5। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी कि कितना, 1,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ पेटी कैशियर को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सो एज टू कि 1 सितंबर को पेटी कैशियर का बैलेंस फिर से कितना बन जाए, 5,000 ही बन जाए। क्लियर। इसी सिस्टम को जहाँ पर चीफ कैशियर पेटी कैशियर को टाइमली बेसिस पर खर्चा दे रहा है फॉर स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, जब पीरियड खत्म हो जाता है तो चीफ कैशियर जो है वो एक्सपेंसेस को वेरीफाई करता है, टोटलिंग को वेरीफाई करता है और पेटी कैशियर को फिर से कैश के साथ रिस्टोर कर देता है। इसका एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा सिंपल सा इतना है कि चीफ कैशियर को स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हेडेक नहीं लेना पड़ता। ये जो सभी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं ये डायरेक्टली कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं होते, पीरियड के एंड होने पर डायरेक्टली जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको एक ही बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो हमारी कैश बुक बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। ठीक है, और अप टू डेट्स जो है हमारे अकाउंट्स वो मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैश बुक से रिलेटेड किस तरीके से कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,000 का कैश का और 1,200 का बैंक का। तो हम साथ साथ देखते हैं कि कैश बुक में किस तरीके से इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बुक की डेबिट साइड लिखा जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस, और या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं टू बैलेंस BD। ठीक है, तो यहाँ पर कैश कॉलम में 3,000 और बैंक कॉलम में 1,200 रुपीज़ का बैलेंस, या 12,000 रुपीज़ यहाँ पे कहीं पे मॉडिफाई कर लो, तो 12,000 रुपीज़ का बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। फिर 1 दिसंबर को इन्हें अजय से कैश मिला था 500 और चेक मिला था 1,500। तो जो चेक है वो किस कॉलम में जाएगा, वो बैंक कॉलम में जाएगा, और कैश कहाँ जाएगा, कैश कॉलम में। तो यहाँ पर आ जाएगा टू अजय, क्योंकि पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पर कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अजय का चेक आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, आपको चेक रिसीव हुआ था 1 को, आपने डिपॉजिट करवाया 4 को, तो आप बैंक अकाउंट में कब रिकॉर्ड करोगे, 4 को। तो यहाँ पर जब मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी, 2,000 मैंने पहले कैश में रिकॉर्ड कर दिया, अब 4 दिसंबर को बाय बैंक एंट्री होगी, कैश में से 1,500 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। जब क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है इट मीन्स पेमेंट है, तो माइनस हो गया, और वही कैश यहाँ पर डेबिट साइड आ गया टू कैश के नाम से, और कॉलम कौन सा आ गया, बैंक। अब देखिए यहाँ पे ना एक C वर्ड लिखा हुआ है दोनों केसेस में, दिस C रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रा एंट्री।
ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसे टाइप की एंट्री है जहां पर दोनों ही इफेक्ट्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, दो ट्रांजैक्शन के दोनों ही इफेक्ट्स कैश बुक में ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मतलब जो दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो एक अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट बैंक है, तो दोनों अकाउंट्स कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके लिए हम स्पेशली मेंशन करके लिखते हैं कि ये कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आप पे टू नवजोत बाय चेक 450 इन सेटलमेंट ऑफ 470। 470 की जगह आपने 450 पे करें, यानी 20 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया। अगर पेमेंट है तो वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो यहाँ आ गया बाय नवजोत 450 बैंक कॉलम में जो आपने चेक से पे किया, और 20 रुपीज़ जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कॉलम में चला गया। तो इसी तरीके से हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए आप अपनी कैश बुक को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एक ऐसी एंट्री जिसका दोनों के दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय राइटिंग सी अंडर द लेजर कॉलम। क्लियर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में 2023 में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी एक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो अकाउंट्स देखेंगे, अगर दोनों ही अकाउंट्स कैश और बैंक हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री की कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ेगा। कैश विड्रॉ किया अगर बैंक से, तो दिस इज 100% कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि एक अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट बैंक जो है वो अफेक्ट हो रहा है। कैश डिपॉजिट करवाया, ये भी फिर से क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर आपने कैश विड्रॉ कराया फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ओनर, तो पर्सनल यूज के केस में ये ड्रॉइंग हो जाएगी, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। जबकि डी भी, जहां पर चेक जो आपको पहले रिसीव हुआ और आपने उसको अब डिपॉजिट कराया, तो वो भी आपके लिए क्या होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अभी हमने क्वेश्चन में भी ये इस टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री देखी है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 2 कॉलम कैश बुक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज रिकॉर्डेड एज। जो हमारी 2 कॉलम कैश बुक है, वहाँ पर कैश अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे बैंक कॉलम में डेबिट करते हैं, उसे बैंक कॉलम में क्रेडिट करते हैं, या फिर कैश कॉलम में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आती है, रिसीट्स। अगर कैश डिपॉजिट कराया है तो हमारे पास बैंक में ये क्या है, एक रिसीट है। अगर रिसीट है तो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड, और कॉलम कौन सा होगा, बैंक कॉलम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे। फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन EduTap ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर, और वहाँ पर आप टाइप करेंगे edutap.co.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और आपको जैब के सारे कोर्सेज यहाँ पर दिखाई देंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर पाओ, तो 60 क्लासेस का एक लाइव क्रैश कोर्स EduTap ने लॉन्च किया है, जिसका बैच 3 इस टाइम पर रनिंग है। आप इस बैच को ज्वाइन कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लाइव बेसिस पर अपनी फैकल्टी मेंबर से इंटरेक्ट कर कवर कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। अगर आप एक कंप्लीट पैकेज कोर्स चाहते हैं जहां पर आप लाइव के साथ साथ कंसेप्ट क्लासेस भी चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर मास्टर कोर्स, जहां पर आपको लाइव और कंसेप्ट दोनों ही क्लासेस मिल जाएंगी, और अगेन आपके पास मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। इफ यू वांट टू एनरोल ओनली फॉर द MCQ प्रैक्टिस ऑफ योर सिलेबस, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जब भी आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे, तो उस टाइम पर प्रिवेलेंट डिस्काउंट कोड को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके। कमिंग बैक टू आवर सेशन, आई होप आपको कैश बुक का और इम्प्रेस सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन इवन कॉल अस और इवन ईमेल अस at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सेशन में। पढ़ाई जहां रुकती नहीं, साथ चलती है।